हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 7वीं का अध्याय हमारा चल रहा था और जिसके अंदर आज हम देखेंगे पादपों में पोषण अध्याय नंबर 1 लेक्चर हमने पीछे पढ़ चुका है और यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलता है तो आप ऐसे करिएगा कि वीडियो आपको चैनल में जाना है, चैनल पेज पर होम पेज में जाने के बाद में आपको प्लेलिस्ट खोलना है। प्लेलिस्ट के अंदर क्लास वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं उस वीडियो को। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7वीं अध्याय नंबर 1 पादपों में पोषण। कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम कैसे होता है। देखिए, लिखा हुआ है कि पत्तियां पादप की खाद्य बैक्टीरिया होती हैं। अब आपने देखा होगा कि आगे ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ था, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि पादपों की जो खाद्य फैक्ट्रिया वो कहाँ होती है, जहाँ पर भोजन तैयार होता है, तो वो होती है पत्तियाँ। पादपों का भोजन पत्तियों में तैयार होता है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, अतः सभी कच्चे पदार्थों तक पहुँचने चाहिए। अब पादप के लिए पत्तियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि पत्तियाँ ही पादप के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। तो जो भी पदार्थ होगा, जो भी खाद्य पदार्थ होगा, उन सभी का जो भी कच्चे पदार्थ होंगे जिसका पादप भोजन बनाने के रूप में उपयोग करते हैं, उन सभी का पत्तियों तक पहुंचना जरूरी है। आगे लिखा हुआ कि मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किया जाते हैं। उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मतलब जो मिट्टी के अंदर जल है, खनिज है, वो किसकी सहायता से अवशोषित करते हैं? जड़ के द्वारा। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पौधे हैं वो किस किस पदार्थों का उपयोग करते हैं कच्चे पदार्थ के रूप में, तो वो हैं जल और खनिज, दो आ गए। और इनका उपयोग कहाँ किसकी सहायता से करता है? वो जड़ों की सहायता से। आगे लिखा हुआ है कि तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। अब देखिए मैं आपको कल के लेक्चर में लेकर चलता हूँ। ये रहा, हाँ, खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण कैसे होता है कच्चे पदार्थों का, तो इसका आंसर आपका ये रहा। क्या लिखा हुआ है कि तने के माध्यम से। सबसे पहले मृदा में क्या है? जल है, खनिज है, लवण है, उनका जड़ की सहायता से उन्होंने अवशोषण किया, यानी जड़ की सहायता से अंदर लिया। और अंदर लेने के पश्चात जो तना होगा, पेड़ का बीच वाला भाग है, मोटा भाग होता है ना, उसे तना कहते हैं। तने की सहायता से वो पत्तियों तक खनिज और जल को पहुंचाते हैं। फिर पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। नीचे की साइड आप किसी पत्ती को देखना, उस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और उस छिद्र को हम रंध्र कहते हैं, ठीक है। और रंध्रों के द्वारा जो वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसको वो अंदर लेते हैं। और यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। आगे लिखा हुआ है खनिज एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। जल और खनिज है वो वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। अब वाहिकाएँ कहाँ पर होती हैं? तने के अंदर होती हैं। ये वाहिकाएँ नली के समान होती हैं। जैसे आपने कोई नली देखी होगी, जैसे आप लिखने वाला पेन का यूज़ करते हो, उसके समान छोटी छोटी नलियाँ होती हैं और उनकी सहायता से जल और खनिजों का परिवहन होता है और वो पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। जड़, तना, शाखाएं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। जो जड़ हैं, तना है, शाखाएं और पत्तियां तक फैली होती है। क्या फैली होती है? वाहिकाएं। वाहिकाएं जड़ों के अंदर होती हैं, तने के अंदर होती हैं, शाखाओं में होती हैं। अब शाखाओं का मतलब क्या? टहनियाँ, डालियाँ। और पत्तियों के अंदर भी वाहिकाएं फैली होती हैं, जिसकी सहायता से जल, खनिज, लवण पौधों तक पहुँचते हैं, जिसका वो भोजन के निर्माण के रूप में उपयोग करते हैं। आगे लिखा हुआ है पोषकों के
पतियों तक पहुंचने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती। सतत का मतलब क्या हुआ कि वो एक लंबा मार्ग बनाती हैं। जो पोषक पदार्थ है उन्होंने ग्रहण किया है जड़ों द्वारा, उनको पतियों तक पहुंचाना तो पड़ेगा। यदि पतियों तक वो नहीं पहुंचेगा तो भोजन कैसे बनेगा। जब उनको पतियों तक पहुंचाना है तो वाहिकाओं के एक लंबे मार्ग की जरूरत पड़ती है, तो वो एक सतत मार्ग बनाती है। और पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे। तो कक्षा 11वीं में आपको यहाँ पर अध्याय 11 लिखा हुआ है, जो पादपों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर बात नहीं करेंगे। इसके बारे में आपको 11वें चैप्टर के डिटेल से पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन रह गया था पीछे, और वो क्वेश्चन ये है कि बुझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पति तक किस प्रकार पहुँचते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया, अभी इसका आंसर आपने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कोशिकाएं। कोशिकाएं क्या होती हैं? मानव शरीर हो सकता है या कोई पेड़ पौधा हो सकता है, उसके शरीर पर छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग कार्य करती हैं। देखो ये कोशिका की संरचना है। उस कोशिका के अंदर ये केंद्रक पाया जाता है, जो कोशिका का मेन पार्ट है। ये कोशिका द्रव्य जो केंद्र के चारों ओर घिरा होता है, ये कोशिका झिल्ली है। मतलब जो केंद्र के ऊपर आवरण पाया जाता है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका का चित्र आरेख है, तो इस चित्र को आपको बनाकर प्रैक्टिस कर लेनी। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं। अब देखिए जो आपने बड़े बड़े भवन बनते हुए देखे होंगे, तो वो भवन किसकी सहायता से, या ईंट की सहायता से बनते हैं या पत्थर की सहायता से बनते हैं। तो वो ईंटें और पत्थर क्या उस भवन के लिए कोशिकाएं। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो कोशिका कहलाती है। अब जो सजीवों का शरीर होता है वो छोटी छोटी अनेक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर उनका शरीर का निर्माण करती हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु को, किसी भी छोटी से छोटी वस्तु को जिसकी हम आँख की सहायता से नहीं देख सकते, उस वस्तु को बड़ा करके हमारी आँखों को दिखाने का कार्य सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र होता है, उसकी सहायता से किया जाता है। और इस यंत्र को आप जब कक्षा 11वीं में जाओगे तब आपको दिखा दिया जाएगा, विज्ञान की प्रयोगशाला के अंदर, जीव विज्ञान की, यदि आप आगे जीव विज्ञान लोगे तो। आगे लिखा हुआ है कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। अब देखो हमने पढ़ा कि पादपों का शरीर अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का होता है, और जो एक कोशिका वो पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब ये जो एक कोशिका है वो एक बाहर की तरफ एक पतली झिल्ली होती है, उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं, जैसे कि आपका एक भवन है, भवन का आपने निर्माण किसी की सहायता से किया, ईंटों की सहायता से। अब जो ईंट की बाहरी परत है, जो आपको बाहर आँख से देख सकते हो, ईंट की बाहरी परत, वो उसकी क्या, कोशिका झिल्ली। तो इसी प्रकार जो शरीर के अंदर कोशिकाएं होती हैं उनकी भी झिल्ली होती है, जो सबसे बाहरी परत होती है, और वो एक पतली झिल्ली, पतली परत होती है। इसमें केंद्र स्थित होते हैं, एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है। जो कोशिका होती हैं उसके अंदर एक केंद्र होता है, और केंद्र के अंदर एक सुस्पष्ट संरचना होती है, जो केंद्रक कहलाती है। ठीक है, केंद्रक से चारों ओर से जेली के समान पदार्थ घिरा होता है। जेली के समान जो केंद्रक है आपका, ये केंद्रक है। इस केंद्र के चारों जो छोटे छोटे जो काले काले धब्बे से दिखाई दे रहा है ना, ये इसे कहते हैं जेली के समान एक पदार्थ होता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य के नाम से जानते। अब हम चलते हैं आगे, और आगे लिखा हुआ है कि पहेली जानना चाहती हैं कि पतियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। अब आपने पहले तो पढ़ा था कि ऐसा क्यों कि पादप ही अपना भोजन बना सकते हैं, लेकिन अब ये पादप के अंदर आपको थोड़ा गहराई में लेके जा रहा है और पूछ रहा है कि पादप की जो पत्तियां हैं वो ही भोजन क्यों बना सकती हैं, अन्य जो पादप के अंग हैं वो भोजन में भाग क्यों नहीं ले सकते। तो आगे क्या लिखा हुआ देखिए, इसका उत्तर भी आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा। सब कुछ किताब में लिखा हुआ है, केवल समझना जरूरी है। कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसका अर्थ ये है
कि जो पत्तियां हैं, आपने किसी भी पौधे की पत्ती को लेकर देख लीजिए, उसका रंग हरा होगा और हरे रंग के कारण उसका एक वर्णक, वर्णक का अर्थ क्या होता है? इस वर्णक का अर्थ होता है रंग। ठीक है, तो हरे रंग का एक वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल से क्या आशय या क्लोरोफिल किसे कहते हैं? तो पत्तियों में हरा रंग का एक वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर ऊर्जा की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। अब देखिए, जो सूर्य का प्रकाश आता है वो पत्ती पर पड़ता है और उस प्रकाश को ऊर्जा के रूप में अंदर संग्रहण करने का कार्य क्लोरोफिल करता है। यदि आप देख लीजिए, किसी पत्ती को एक बंद कमरे के अंदर रख लीजिए, कोई भी एक पेड़ पौधे को आपको बंद कमरे के अंदर लगा देना है। जब आप उस पौधे को बिना प्रकाश की उपस्थिति में रखोगे तो वो पौधा कुछ दिनों के बाद जल जाएगा, क्योंकि उसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। और जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो उसे भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है। तो इसलिए जो क्लोरोफिल नामक वर्णक है, जो पत्तियों का हरा रंग है, वो सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के रूप में संग्रहण करने का कार्य करता है और वो पत्ती की मदद करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। अब जो सूर्य का प्रकाश है उसको पत्ती ने ग्रहण किया, क्यों किया? क्योंकि उस ऊर्जा की सहायता से वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण करेगा वापस। मतलब सिंपल भाषा में आप समझो कि एक पेड़ है और उसके ऊपर हरी रंग की पत्तियां लगी हुई हैं, और जो हरे रंग की पत्तियां हैं उन्होंने सूर्य के प्रकाश को ग्रहण किया, और वो किसके रूप में किया? ऊर्जा के रूप में। अब जब उन्होंने ऊर्जा के रूप में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण किया तब उन्हें क्या होगी? ऊर्जा मिल गई। जब ऊर्जा मिली तो किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब उनको जल और खनिजों का संग्रहण करना है, तो वो किसकी सहायता से करेंगे? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा की सहायता से वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी खनिज लवण है उनका खाद्य संश्लेषण करेगा, क्योंकि खाद्य संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अब जब सूर्य के प्रकाश नहीं होगा तो उस समय जो पेड़ पौधे हैं वो खाद्य पदार्थों का संश्लेषण नहीं कर सकते, यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही जो पेड़ पौधे हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण की ये परिभाषा आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हरे रंग के पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल हो गया सूर्य का प्रकाश, और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है। अद्वितीय का मतलब क्या? जो और कहीं भी नहीं, केवल पेड़ पौधों में पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अब जो पत्ती होती है, सौर ऊर्जा का मतलब है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को संग्रहण करता है और संग्रहण करके खाद्य के रूप में यानी भोजन के रूप में संचित कर लेता है, मतलब उस ऊर्जा को भोजन के रूप में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सभी जीवों के लिए क्वेश्चन आ जाएगा कि सभी जीवों के लिए प्रमुख रूप से ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो उसमें आपको आंसर ये लिखना है सूर्य। ठीक है, सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत होगा। अब आपका एक आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? देखो, आप एक कल्पना करनी है, मतलब आपको सोचना है, विचार करना है कि यदि सूर्य का प्रकाश है लेकिन पेड़ पौधों में यदि सूर्य का प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। तो देखिए, इसका उत्तर भी आपको आगे मिल जाएगा, यदि नहीं मिला तो मैं बता दूंगा। देखिए कि प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में पादपों का अस्तित्व नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये लाइनें ये कह रही हैं कि यदि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी
तो इस स्थिति में पादप पहली बात तो रहेंगी ही नहीं, और जब पादप नहीं रहेंगे तो मनुष्य सहित अन्य जीव जंतु भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से पादपों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। आगे लिखा हुआ है, इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। अब देखिए, अपन जो श्वास लेते हैं उस श्वास के अंदर, जैसे कि आपने सांस अंदर खींची, तो वही आपने सांस अंदर खींची तो उसके रूप में आपके अंदर कौन सी गैस गई? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलती है। इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं, और हमेशा आप प्रतिवर्ष ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को उगाएं और उनकी रक्षा करें। उनके अंदर पानी डालिए, खाद डालिए, क्योंकि पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि एक दिन के लिए ऑक्सीजन बंद हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व की जनता मर जाएगी, पूरे विश्व के जीव जंतु मर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई नहीं रह सकता। तो देखिए, पेड़ पौधे हमारे लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन का बनाते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि रात के समय पेड़ ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, और रात के समय आपको पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना है, क्योंकि रात के समय जब पेड़ ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा, और वो रात के समय क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ऑक्सीजन के बजाय, और वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, क्योंकि पेड़ पौधे रात में शोषण करते हैं, दिन में शोषण करने के रूप में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब जब हम पेड़ पौधों के नीचे रात को सोएंगे तो उस साइड कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण ज़्यादा हो जाएगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण ज़्यादा होगा तो वो हमारे दम घुटने जैसी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं और हमारी मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि रात के अंदर पेड़ पौधों के नीचे कभी भी नहीं सोना है। आगे लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पृथ्वी पर कोई भी जीव है वो जीवन के रूप में नहीं अपना जीवन यापन कर सकता है। आगे लिखा हुआ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण से समझ सकते। आगे एक समीकरण लिखा हुआ है कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों को मिलाकर, और दोनों किसकी उपस्थिति में मिलाए जाते हैं? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल यानी हरे रंग के वर्ण की उपस्थिति में। तो बनता क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ये आपको अभिक्रिया विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे लिखा हो कि इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मित होती है और कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड और स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, अब इसको आप समझिए कि पेड़ पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड ली, जल लिया और सूर्य का प्रकाश लिया, क्लोरोफिल लिया। ये दो तो ग्रहण किया किसकी उपस्थिति में? प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी पत्तियों की उपस्थिति में। और बना क्या? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हमारे लिए काम आई, कार्बोहाइड्रेट उन्होंने भोजन के रूप में काम लिया, और वो भोजन किसने किया? हमें नहीं किया। जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं वो खुद नहीं खाते हैं, इसका उपयोग वो दूसरों को देते हैं। पेड़ पौधे भले का काम करते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे लिखा हुआ है कि बुझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल होती हैं, कुछ की बैंगनी होती हैं, कुछ की भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अब आपने देखा कि हरे रंग की पत्ती के अंदर तो प्रकाश का संश्लेषण होगा। अब जो क्लोरोफिल का मतलब ही क्या? हरा रंग। ठीक है, तो हरे रंग की पत्तियों में तो प्रकाश संश्लेषण होता है, ये हमने बात पढ़ ली। लेकिन ये कह रहा कि कुछ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां लाल, बैंगनी और भूरे रंग की होती हैं, क्या उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होगा? तो उसका अध्ययन भी हम इसी वीडियो में करेंगे। अब देखिए, आपको ये एक पत्ती दिखाई हुई है, ये एक पत्ती है। इस पत्ती के अंदर ये छोटे छोटे जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम रंध्र कह रहे हैं, और ये उस रंध्र का एक बड़ा रूप है, द्वार कोशिकाएं। इसके अंदर देखिए, उस रंध्र के छोटे छोटे द्वार कोशिकाएं इस टाइप की पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं हम? द्वार कोशिकाएं। और ये क्या है? उस रंध्र का छिद्र है। ठीक है, ये पत्ती है, पत्ती के ऊपर द्वार कोशिकाएं, उसके अंदर एक रंध्र होता है, रंध्र का द्वार ये होता है। ठीक है,
तो ये क्या है, पत्ती है। अब यहाँ पर देखिए ये एक पत्ती की संरचना है और इसके अंदर ये जो आपको छोटी छोटी संरचना दिखाई दे गोले, तो ये क्या है, क्लोरोफिल नामक वर्णक है इसके अंदर। देखिए इस छोटे छोटे काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये क्लोरोफिल नामक वर्णक है। इसी के कारण पत्ती का रंग क्या होता है, हरा। क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अब कितना बचा है, अभी थोड़ा ही, आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब आगे इधर लिखा हुआ है कि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वो पत्ती अपना भोजन बनाने के रूप में काम में लेती हैं और उसका उपयोग हम करते हैं। अब देखिए आगे आपके सामने एक फ़ोटो बना हुआ है जिसमें एक पौधा लगा हुआ है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है और सूर्य का प्रकाश सीधा का सीधा किस पर पड़ रहा है, पौधे की पत्ती पर, और पत्ती ने उस ऊर्जा को ग्रहण कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण कर ली सूर्य की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन का पेड़ पौधों ने त्याग कर दिया और ऑक्सीजन का उपयोग किसने किया, मनुष्य ने। और ये पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्या लिखा हुआ है, चित्र 1.3 प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र, और ये जल और खनिज लवण। अब आप समझिए, मैं आपको विस्तार से आराम से समझाता हूँ, आपको ये फोटो समझ में आ जाएगा कि ये एक क्या है, पौधा है, सूर्य का प्रकाश आया, उसकी पत्ती पर गिरा, उसकी पत्ती ने ऊर्जा के रूप में ग्रहण किया और उसके साथ में उसने कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण की। अब कार्बन डाइऑक्साइड उसने जो अपन ने छोड़ी श्वास के रूप में, हमने जब पहले श्वास लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, तो बाहर छोड़ते वक्त हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो उसने वो भी ग्रहण की, और सूर्य की उपस्थिति में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती तो वो भी उसने ग्रहण कर लिया। अब उन सभी को मिलाकर उसने ऑक्सीजन को बनाया और ऑक्सीजन को बाहर निकाला। जब ऑक्सीजन बाहर निकली तो उस ऑक्सीजन को हमने ग्रहण कर लिया, और फिर उसने क्या किया, जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हुई उस जल और खनिज लवण उसने जड़ों की सहायता से खींचना शुरू किया और पत्तियों तक पहुँचाया। फिर उसमें पत्तियों में क्या हुआ, भोजन का निर्माण हुआ, फिर फल लगे, फिर हमने खाई, बहुत मीठे मीठे फल लगे थे। आपने कौन कौन से फल खाए हैं या आपके घर में कौन कौन से पौधे हैं, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अब पत्ती में तो होता ही है, लेकिन जो हरे रंग का तना होगा, हरे रंग की शाखा होगी, उसके अंदर भी प्रकाश का संश्लेषण होता है, लेकिन वहाँ पर भी भोजन बनता है। ठीक है, वहाँ पर जैसे कि टहनी पर फल लग गया तो वहाँ पर भी प्रकाश का संश्लेषण हो गया। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूप में हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब जो मरुस्थल है, रेगिस्तान है, जो पश्चिमी राजस्थान है, जो रेतीला टीले होते हैं, उसके अंदर हरे हरे उनके पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उसके अंदर पेड़ पौधों का जो तना होता है वो भी हरा होता है, टहनियाँ भी हरी होती, और जब हरे होंगे तो वो क्या करेंगे, पत्तियों का और जो पेड़ पौधों के तने होंगी वो भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब आगे एक क्रियाकलाप दिखा हुआ है। अब इस क्रियाकलाप को देखिए, क्या लिखा हुआ है कि एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। मतलब आपको 2 गमले लेने हैं और उसके अंदर पादप एक ही प्रकार के होने चाहिए। एक को अंधकार अथवा काले बॉक्स में रखना है जिसको बहुत और घंटों के लिए रखिए, तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखना है। दोनों पादपों की पत्तियां आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे कि आपने कक्षा 6 में किया था। आपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दीजिए। पुनः इसकी पत्ती का आयोडीन परीक्षण कीजिए और प्रेक्षण अपनी सारणी में नोटबुक में अंकित कीजिए। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग का या अन्य वर्ण रंग की पत्तियों का भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। पत्तियों में भी प्रकाश का संश्लेषण होता है। अब देखिए, इस क्रियाकलाप में ये कह रहा है कि आपको 2 गमले लेना है। 2 गमले लेने हैं, एक गमले के अंदर एक पौधा लगना है
दूसरे के अंदर भी एक पौधा लगाना है और दोनों सेम पौधे सेम साइज़। एक को रखना है कमरे के अंदर, एक को रखना सूर्य के प्रकाश में। उसमें क्या परिवर्तन हुए वो सारे आपको अंकित करने कि पौधे में क्या परिवर्तन आया, पौधा मुरझाया या पौधे की पत्तियां जली, आयोडीन कैसा था, सब कुछ परीक्षण करना है आपको, ठीक है। और जो बाहर पौधा था वो कैसा है, फिर उस अंदर वाले को आपको भी सूर्य के अंदर रखना है, फिर उसमें क्या परिवर्तन होता है उसे भी आपको नोट करना है। और समयावधि आपको किताब के अंदर दे रखी है और आप पढ़ लीजिएगा। आगे लिखा हुआ है कि आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी जैसे कायिक पादप देखे होंगे। गीली कोई दीवार हो गई है, जैसे कि मिट्टी की दीवार है, उस पर हरे हरे रंग के छोटे छोटे पादप निकल जाते हैं, उन्हें कहते हैं अवपंखी पादप। या तालाब के अंदर ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। अब आपके जो रेगिस्तान मरुस्थल की साइड का बाड़मेर जैसलमेर का है, उसके अंदर छोटी छोटी दीवारें होगी, किसकी, मिट्टी की बनी, गोबर की, गाय के गोबर की। बारिश के टाइम पर क्या होता है, उस दीवार पर छोटे छोटे कुछ पौधे निकल आते हैं, उस पौधों को हम अवपंखी कहते हैं और वो उन्हें हम शैवाल कहते हैं। आगे लिखा हुआ है क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है। अब जो छोटे छोटे अवपंख कवक निकले हैं उनका रंग हरा किस कारण होता है, आपको कल्पना करनी है, ठीक है। और इसमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। अब इसका आंसर भी आपको मिल गया क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होगा। अब शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे पौधे हो गए ना, वो भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर आपको समझ में नहीं आएगा ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे तो। अब हम पढ़ेंगे कल पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त खाद्यों का संश्लेषण कैसे होता है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप पीछे वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको क्लास वाइज हर प्रत्येक क्लास की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज मिल जाएगी। उस चैप्टर में जाकर आप उस वीडियो को भी देख लीजिए जो आपने नहीं देखा है, ठीक है। तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कहाँ पर आपको दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, वो कमेंट में पूछें, आपको जवाब अवश्य दिया जाएगा। और आपसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद ये चैप्टर आपको एक बार पूरा इसका रिवीजन करवाया जाएगा शॉर्टली, और आपको प्रत्येक चीज़ तैयार करवाई जाएगी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, और आपको ज़्यादा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में एक दिन में लास्ट में जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगा, ठीक है आपको। तो आपको तैयार रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।